दोस्तों कई बार हम लोग सोचते हैं कि यार ये बाजार गिरता क्यों है, शेयर गिरते क्यों है। पिछले 21 दिनों से, 21 ट्रेडिंग दिनों से बाजार गिरता जा रहा था। उससे पहले करीबन 2 साल तक बाजार गिरा हुआ रहा। और उससे पहले कोविड में 1.5 साल गिरा। उससे पहले 2014 में गिरा ना, 2008 में तो 6 साल तक गिरा हुआ रहा। अगर इसी प्रकार की गिरावटें आती गई तो हम कमाएंगे कैसे। दोस्तों आज हम ये देखेंगे कि क्यों आपके शेयर गिरेंगे, क्यों बाजार गिरेगा, गिरता है, गिरता रहेगा। अलग अलग कारणों में कितना मोमेंटम गिरावट में हो सकता है। और डिस्पाइट इतने सारे गिरावट हम कैसे दोस्तों कमा सकते हैं। और कमाई कैसी, खाली वैल्यू में नहीं कि मेरा लाख का 10 लाख हो गया, मेरा लाख का 2 लाख हो गया, ऐसी कमाई नहीं। दोस्तों कंसिस्टेंट इनकम, कुछ पैसे हमारे बैंक में कंटिन्यू क्रेडिट होते जाए, जो बढ़ते जाए, कंटिन्यू होते जाए दोस्तों, राइट। तो एक रेगुलर सेट सब एसेट की बना सके और वैल्यूएशन वाइज भी दोस्तों वो अच्छे बढ़ पाए। दोस्तों इसके लिए दोनों चीज देखनी जरूरी है। शेयर गिरते क्यों है और अलग अलग गिरावट में हम क्या कर सकते हैं और कौन सी गिरावट में कितना मोमेंटम रह सकता है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों जो यहाँ पे लिखी है, देयर कैन बी सेवरल रीजंस व्हाई स्टॉक्स आर गोइंग डाउन इन द स्टॉक मार्केट। कुछ कॉमन फैक्टर्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्यों गिरते हैं। एक दोस्तों मार्केट सेंटिमेंट होता है। व्हाट इज मार्केट सेंटिमेंट्स? इफ इन्वेस्टर्स आर फीलिंग पेसिमिस्टिक अबाउट द इकोनॉमी, a particular industry, or the overall market, they might start selling of their stocks, leading to decrease in stock price। बराबर ना। दोस्तों इन्वेस्टर्स कई बार पेसिमिस्टिक फील करते हैं कुछ चीजों पे। वो इकोनॉमी पे भी पेसिमिस्टिक हो सकते हैं कि यार इकोनॉमी बढ़िया नहीं रहेगी। वो हो सकता है कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे पेसिमिस्टिक हो जाए, राइट, कि नहीं यार ये इंडस्ट्री में अब मजा नहीं आएगा, हो सकता है आने वाले समय में। या हो सकता है ओवरऑल मार्केट पे या ओवरऑल स्टॉक पे कोई पेसिमिस्टिक हो जाए। और हो सकता है इन्वेस्टर का वर्ग उस शेयर को, इंडस्ट्री को या पूरे बाजार सेल करने लगे, जिससे आपके जो शेयर प्राइस है वो डिक्रीज होते हैं। तो दोस्तों मार्केट सेंटीमेंट अभी ऑप्टिमिस्टिक है कि पेसिमिस्टिक है, ये जानना जरूरी है। अगर हमें ये ध्यान रहता है कि अब बाजार पे इन्वेस्टर का मूड कैसा है, तो दोस्तों हमें पता रहता है यस इंडेक्स या आपके बाजार पे मूड है कि नहीं। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे नेगेटिव है, जिस प्रकार से दोस्तों कोविड के बाद बैंकिंग पे नेगेटिव थे, फिनांस पे नेगेटिव थे, जिस प्रकार से कोविड के समय पे अम्यूजमेंट पार्क पे नेगेटिव थे, राइट, लॉजिस्टिक पे नेगेटिव थे, राइट। लेकिन अभी वो सेंटिमेंट तो नहीं है। दोस्तों कोविड के समय फार्मा पे ऑप्टिमिस्टिक थे, कोविड के बाद फार्मा पे पेसिमिस्टिक हो गए, राइट। तो जब मार्केट में सेंटिमेंट चेंज होता है उसकी इफेक्ट आती है। अब फिर रिसेंटली जब जीएसटी बढ़ाया गया गेम्स पे, दोस्तों इन्वेस्टर का सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया, इस केस नेगेटिव होगा। तो आपने देखा गेमिंग की कंपनियां नीचे आई। तो मार्केट सेंटिमेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इन्वेस्टर के पॉजिटिव या नेगेटिव होने से भी बाजार पे फर्क पड़ता है दोस्तों, राइट। इसके अलावा इकोनॉमिक डेटा बड़ा रोल प्ले करते हैं। पुअर इकोनॉमिक डेटा सच एज लो जीडीपी ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और वीक कंज्यूमर स्पेंडिंग can lead to concerns about the health of the economy and cause stock to decline। दोस्तों क्या माहौल ऐसा है अभी? दोस्तों क्या जीडीपी का जो ग्रोथ आ रहा है वो लो आ रहा है? हरगिज नहीं दोस्तों, इनफैक्ट इंडिया में तो इसका पूरा विपरीत है। हाई जीडीपी ग्रोथ है, हाई एम्प्लॉयमेंट है दोस्तों, राइट, हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग है। यहाँ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग कितना बढ़ रहा है, राइट। तो इकोनॉमिक डेटा भी लेकिन कभी बिगड़ते, कोविड में आपने यही देखा। कोविड के समय पे दोस्तों जीडीपी ग्रोथ लो हो गया था, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, कंज्यूमर स्पेंडिंग घट गया था। तो उस केस में भी दोस्तों आपके स्टॉक डिक्लाइन होने लगते हैं।
दोस्तों अलग अलग गिरावट जब आती है तो अपने आप से ये हम प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या इस बार मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव है? क्या इस बार इकोनॉमिक डेटा नेगेटिव है? दोस्तों इस प्रकार की कुछ चीजें हमें गाइड कर सकती है कि ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कितनी डीप है और ये कितने समय रह सकती है दोस्तों, राइट? इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट, दोस्तों इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं ये भी आपके शेयर को गिराते हैं, बाजार को गिराते हैं दोस्तों। व्हेन इंटरेस्ट रेट्स राइज, जब बढ़ते हैं, और हमने पिछले 2 साल में तो यही होते हुए देखा है, राइट? जब से युद्ध हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ा, इंटरेस्ट रेट्स दोस्तों राइज हुए, जिससे बोरोइंग और एक्सपेंसिव होता है दोनों के लिए दोस्तों, कंपनीज के लिए भी, कंज्यूमर्स के लिए भी, यस गवर्नमेंट के लिए भी तो होता है। दिस कैन इम्पैक्ट कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग। यस दोस्तों, इससे आपके प्रॉफिट टूटते हैं कंपनियों के, और कंज्यूमर का स्पेंडिंग भी लो होता है, जिससे आपके शेयर गिरते हैं, राइट? पिछले 2 साल में जो सिनेरियो आपने देखा है वो दोस्तों यही इंटरेस्ट रेट का है, पर इसका ऑपोजिट भी सोचने का, राइट? जब मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव था, शेयर गिर रहे थे। जैसे मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव हुआ, कैसे दौड़ने लगे। जब इकोनॉमिक डेटा नेगेटिव आ रहे थे, इंडिया के भी कोविड में, कैसे शेयर गिरे। जैसे इकोनॉमिक डेटा सुधरे, कैसे आपके शेयर दौड़ने लगे। दोस्तों इकोनॉमिक डेटा के केस में हम ये जरूर कहेंगे कि ये समय पे ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा अच्छे नहीं है, तो बाजार को वीक कौन कर रहा है? ग्लोबल इशू, ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा। जैसे वो सुधरेंगे, ग्लोबल भी सुधरेगा। और दोस्तों इंडिया इक्वल थोड़ा तो हुआ है, क्योंकि ग्लोबल इंडेक्स अभी भी पुराने हाई से नीचे है, पर इंडियन इंडेक्स दोस्तों लाइफ टाइम हाई पे है। ये चीज बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक डेटा होगा वीक, पर इंडिया की इकोनॉमिक डेटा दोस्तों स्ट्रांग है। पर इंटरेस्ट रेट तो इंडिया में भी बढ़े हुए हैं ना, वर्ल्ड में भी बढ़े हुए। जैसे आपने इंटरेस्ट रेट की बढ़ती साइकिल देखी और गिरते शेयर देखे, दोस्तों वहां पे ज्यादा इफेक्ट करता है जहां पे बोरोइंग ज्यादा हो। जैसे आपकी बड़ी कंपनियां, आप रिलायंस का ही उदाहरण ले लो दोस्तों। अब रिलायंस एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कंपनी है, उसे पता है कैसे धंधा करना है, पर दोस्तों बोरोइंग तो है। पिछले साल में दोस्तों उनका बोरोइंग भी काफी बढ़ा। अब वो बोरोइंग इसलिए नहीं बढ़ा कि उन्होंने नई लोन ली, पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट बढ़ने से भी ये होता है। तो ऐसे समय पे दोस्तों डेट फ्री कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता इंटरेस्ट रेट बढ़ने से। हाँ, उनके प्रोडक्ट की कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती है, राइट? अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो कंज्यूमर ज्यादा स्पेंड करेगा, है ना? वैसे ही कंपनी पे भी दोस्तों इफेक्ट पड़ती है। नेगेटिव इंटरेस्ट साइकिल को हम बोलेंगे, इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं तब शेयर गिरते हैं। अब वैसे ही ये साइकिल चलती है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की। दोस्तों आप कंपाउंडिंग इफेक्ट देखते हो, ऐसा देख सकते हो कि ये तीनों चीजें साथ में हुई, राइट? जैसे बुरे समय पे मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव, बुरे समय पे इकोनॉमिक डेटा नेगेटिव, बुरे समय पे इंटरेस्ट रेट हाई। का उल्टा होता है दोस्तों, अच्छे समय पे हर साइकिल पॉजिटिव होने लगती है, राइट? सिमिलर वे में दोस्तों कंपनी का परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करता है। दोस्तों कभी कभार ये होता है कि कंपनी के परफॉर्मेंस भी डिकपल हो जाते हैं इकोनॉमी से। इकोनॉमी अच्छी हो, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा ना हो, राइट? जो हमने फार्मा में भी इस साल देखा दोस्तों, है ना? इकोनॉमी इस साल ग्रोथ हुई, कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं रहे, धंधे उनके आए नहीं। दोस्तों इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़े नहीं, पर इन्फ्लेशन तो घटा ना, तो वो घटने से कुछ कंपनियों के प्रॉफिट, कुछ नहीं मैं कहूंगा ज्यादातर कंपनियों के प्रॉफिट बढ़ के आए। हमने रैली भी देखी। पर दोस्तों आपकी कुछ कंपनी ऐसी है जो अभी भी अफेक्टेड रही, अभी भी इस साल इनफैक्ट उनके इन्फ्लेशन, उनके प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फ्लेशन गिरे नहीं, जिससे उनके खर्चे तो इस साल भी बढ़े। तो ये साल रैली होने के बावजूद आपने उन शहरों में रैली तो देखी नहीं। होता है ना ऐसा, जिसमें आपकी रेस्टोरेंट की भी कंपनी आती है, आपकी कैटरिंग की आईआरसीटीसी जैसी कंपनी भी आती है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ। दोस्तों 17% ग्रोथ हम थोड़ी ना पूरा बोलेंगे, राइट? तो बिजनेस वाइज एवरीथिंग इज गुड, पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं सुधर रही है दोस्तों। क्यों? जब तक इन्फ्लेशन है तो कभी कंपनी के परफॉर्मेंस भी आपकी कंपनियों को नीचे ले जाएंगे, बट इट्स ऑल राइट। दोस्तों हर चीज का एक टाइम फ्रेम होता है दोस्तों, राइट? वैसे ही ग्लोबल इवेंट्स भी दोस्तों आपके शेयरों को गिराते हैं।
जियोपॉलिटिकल टेंशंस। आपने देखा होगा 2017 से जैसे चाइना बड़ा बनता जा रहा था दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ने लगे। दोस्तों यूएस का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ। चाइना माल देता था, लेता था नहीं यूएस से, राइट? तो झगड़े चल रहे थे यूएस इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी के बीच में। ये भी जियोपॉलिटिकल टेंशन है। नेचुरल डिजास्टर है, अभी हमने जस्ट 2 महीने पहले नेचुरल डिजास्टर की इफेक्ट देखी इंडिया में। देखो उससे भी तो आपके वेजिटेबल के दाम बढ़ गए, अनइवन मानसून हुआ, राइट? सो जियोपॉलिटिकल टेंशंस दोस्तों बड़े गिराते हैं बाजार को, ये बड़ा भयानक होता है। जब तक ये चलते हैं बाजार नेगेटिव रहता है। आपने रशिया यूक्रेन के बीच में टेंशंस देखे, ये सब चलते जाएंगे। पर जब तक ये चलेंगे, वो कंट्री जो एक्सपोर्ट करता है दुनिया को दोस्तों, वहां पे एक ब्रेक लग जाती है, जिससे दुनिया भर में दोस्तों इन्फ्लेशन राइज हो जाता है, ट्रेड फ्रेगमेंटेड हो जाता है दोस्तों, राइट? या इसी प्रकार के अदर ग्लोबल इवेंट कैन क्रिएट अनसर्टेनिटी इन द मार्केट, राइट? अभी ताइवान पे जस्ट युद्ध की बात हुई नहीं कि सेमीकंडक्टर मार्केट गर्म हो गया। ये सब चलता जाएगा, पर हर एक प्रॉब्लम के दोस्तों एक टाइम फ्रेम रहता है, राइट? सो कॉजिंग इन्वेस्टर टू सेल स्टॉक्स एंड मूव टू सेफर एसेट। आपने देखा होगा जैसे युद्ध आया दोस्तों, इन्वेस्टर सेफर एसेट्स की ओर जाते, राइट? आपने देखा गोल्ड लाइफ टाइम हाई आ गया, आपने देखा बॉन्ड यील्ड इंक्रीज हो गई, बराबर कि नहीं? तो जब प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों, सेफर एसेट्स की ओर लोग भागते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों रेगुलेटरी चेंजेस, अब जब अभी मैंने जो आपको बताया दोस्तों एक उदाहरण जीएसटी बढ़ने का गेमिंग पे, बराबर ना, डेट रेगुलेटरी चेंजेस। अब उसके साथ दोस्तों कई चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकते हैं, कई चेंजेस नेगेटिव हो सकते हैं, राइट? चेंजेस इन रेगुलेशंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज कैन इम्पैक्ट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और कंपनीज, अफेक्टिंग देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्टॉक प्राइसेस। दोस्तों डिक्सन जो सेक्टर में काम करता है, वो सेक्टर तो पहले था ही नहीं, तो ये सारी चीजें हम चाइना से लाते थे। अब जब गवर्नमेंट ने पीएलआई पे फोकस किया दोस्तों, और उन्होंने प्रॉपर वो सेगमेंट देखे जो हमारे ट्रेड डेफिशिएंट बढ़ाते हैं दोस्तों, वहीं पे पीएलआई स्कीम्स दी गई। और देखो डिक्सन जैसी कंपनियों को ग्रोथ मिला, उनके धंधे क्यों इतने बड़े, सपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे, राइट? तो ये प्रॉफिटेबिलिटी भी तो बढ़ाता है दोस्तों ओवरऑल, राइट? ऐसा में डिक्सन एक उदाहरण दिया दोस्तों, ऐसे कई सेक्टर है जहां पे रेगुलेटरी चेंजेस, जैसे एक मैन्युफैक्चरिंग ले लो दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग का जब बूम था दुनिया में, तब हम लोग गुलाम थे, तो हम उतने आगे नहीं बढ़ सके मैन्युफैक्चरिंग में। जब दुनिया भर में मैन्युफैक्चरिंग छा गया, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना शुरू किया। देखो इंडिया में टैलेंट तो जबरदस्त है, हम लोग आगे तो बढ़ने लगे, पर सपोर्ट नहीं था, राइट? जैसा आपने देखा जापान की इकोनॉमी जबरदस्त बढ़ी हुई, वो बड़ी इसलिए हुई क्योंकि वहां पे दोस्तों प्राइवेट को सपोर्ट किया गया था इकोनॉमिक बूम के लिए। उन्होंने देखा कि अगर हम प्राइवेट कंपनीज को मौके दे, कल हमारी जापानीज प्राइवेट कंपनीज बड़ी बन सकती है, दुनिया भर को माल दे सकती है। ये पीएलआई स्कीम जो आज हम इंडिया में देख रहे हैं दोस्तों, दशक पहले नहीं, 100 साल पहले, राइट? जब जापान की इकोनॉमी बूम कर रही थी दोस्तों, वो समय पे बूम में यही तो हाथ था दोस्तों। तो जितने सपोर्टिव अटेम्प्ट होते हैं, उतनी इकोनॉमी बढ़ती है। जितना हमने देखा कि बिजनेस वाइज जैसा स्मूथ होने लगा, लॉजिस्टिक स्मूथ हो रहा है दोस्तों, राइट? हम बिजनेस रैंकिंग में ऊपर जा रहे हैं। ये सारी चीज क्या बताती है? लॉन्ग टर्म रैली बताती है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए, राइट? वैसे रेगुलेटरी चेंजेस बुरे भी हो सकते हैं। हमने कुछ समय पहले देखा एएमसी में क्या किया सेबी ने, राइट? उन्होंने कॉस्ट पे लगाम लगाई। अब इन्वेस्टर के लिए अच्छी है, पर एएमसी कंपनी के लिए बुरी थी। हमने पिछले 2-3 साल एएमसी कंपनीज को करेक्शन में देखा। जब से पहला रेगुलेटरी चेंज आया, तब से दोस्तों एएमसी कंपनी सब करेक्शन में। अभी फिलहाल 1-1.5 महीने पहले वापस से उन्होंने कहा कि चलो इसमें हम कुछ छूट देंगे, वापस से दौड़ने लगी एएमसी, राइट? तो ये रेगुलेटरी चेंजेस जो होते हैं, ये दोस्तों ये भी बड़ा इफेक्ट करते हैं आपकी कंपनी के धंधों पे, प्रॉफिट पे, और इसीलिए आपके शेयर दौड़ते, राइट? तो ऐसे कई चीजें हो सकती है दोस्तों, मार्केट मैनिपुलेशन भी होता है। अब दोस्तों ये डिजिटल युग में दोस्तों, ये डिजिटल युग में हम कहीं पे ट्रैप भी हो सकते हैं, मार्केट मैनिपुलेशन।
आपने देखा होगा पिछले साल से सेबी फ्रंट फुट पे है और उन्होंने ऐसे कई मार्केट मैनिपुलेटर को पकड़ा है दोस्तों। दोस्तों लेकिन हम भी फंसते क्यों हैं? दोस्तों जब तक हमारा ध्यान शॉर्ट टर्म अर्निंग पे रहेगा, लालच पे रहेगा दोस्तों, यस हमारे फंसने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। सेबी काम कर रही है दोस्तों आपको बचाने का, पर पहला स्टेप तो हमें लेना पड़ेगा कि नहीं? हम ही लालच में आ जाएंगे, हम ही ये ओवरनाइट स्कीम पे भरोसा करेंगे, हम ही यही देखेंगे कि यस इसने एक साल में ये BMW खरीदी ना, ऑडी खरीदी ना, और इन्हीं चीजों पे दोस्तों विश्वास करेंगे तो फिर फंसना हमारा तय हो जाता है दोस्तों। सबसे पहले हमें हमारे माइंड को काम करना है दोस्तों। पैसा बनाने वाले धमाकेदार बनाएंगे, जबरदस्त बनाएंगे, पर दोस्तों बरगद का पेड़ बनने में टाइम लगता है, राइट? वो लेडी फिंगर का जो पेड़ होता है, वो पेड़ नहीं बोलेंगे, प्लांट होता है दोस्तों, वो जबरदस्त स्पीड से बढ़ता है। और वो ऐसी स्पीड से बढ़ता है कि दोस्तों अगर वो बरगद के पेड़ के नीचे उसको बोलता है भाई तू इधर से हट, नहीं तो मैं ऊपर बढ़ता जा रहा हूँ, तेरे को मैं तोड़ दूंगा। पर दोस्तों बरगद के पेड़ को पता है कि इसकी सीमा कितनी, इसकी दौड़ने की लिमिट कितनी, वो शांति से खड़ा रहता है। और फिर क्या होता है, एक टाइम फ्रेम होता है वो लेडी फिंगर के प्लांट का दोस्तों हम अगर ऐसे हर साल नई नई स्ट्रेटेजी लाते जाएंगे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म अर्निंग के लिए दोस्तों, तो दोस्तों सेबी भी नहीं बचा सकता। पहला स्टेप हमें लेना होगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे कई मार्केट मैनिपुलेटर है दोस्तों जो सीखते हैं बाजार को, उनको आता है बाजार, उनको ये पता है कि आपका नेगेटिव पॉइंट क्या है, आप किधर लालच में आने वाले हो, वही चीज आपको पता बता के दोस्तों ये लोग ट्रैप करते हैं। समटाइम्स नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मार्केट मैनिपुलेशन और रूमर्स कैन कॉज सडन ड्रॉप इन स्टॉक प्राइसेस। दोस्तों उनको पता रहता है आपने कब लिया पता रहता है, आपको कब फंसाना है पता रहता है। These situations are often temporary, can be corrected once the true information is revealed। पर दोस्तों हम तो फंसते हैं, राइट? दूर रहो दोस्तों ये सब मार्केट मैनिपुलेशन से। हालांकि दोस्तों आज के जमाने में ये काफी कम हो गया है, सेबी बहुत एक्टिव है, तो थैंक्स टू सेबी दोस्तों इन्वेस्टर पे जो इतना बढ़िया वो लोग काम कर रहे हैं। प्रॉफिट टेकिंग दोस्तों इसकी वजह से भी तो बाजार गिरता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ स्ट्रॉन्ग गेन, जबरदस्त रैली के बाद इन्वेस्टर माइट डिसाइड टू सेल देयर स्टॉक्स टू लॉक इन प्रॉफिट। ये सोचते हैं इन्वेस्टर, लीडिंग टू अ टेम्पररी डिक्लाइन इन प्राइसेस। दोस्तों जब बड़ा निवेशक आउट होता है एक टेम्पररी डिक्लाइन आता है, पर इट्स ऑल राइट, ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो भी मैंने आप लोगों के साथ अलग अलग चीज डिस्कस की ना, हर एक की एक सीमा है बाजार को तोड़ने की, एक करेक्शन की, राइट? आप अगर ये करेक्शंस को टाइम फ्रेम में ट्रैप करने लगे कि अरे ये तो हर 3 साल आएगा, हर 10 साल आएगा, अलग अलग साइकिल होती है दोस्तों, हर साइकिल की अपनी सीमा होती है, अपना मोमेंटम रहता है नेगेटिविटी का दोस्तों, राइट? तो ऐसी जो भी चीजें बाजार में आए, ये टेम्पररी आपके भाव को डिक्लाइन करती है, हमें चिंता की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। सेक्टर रोटेशंस भी होते हैं, ये लॉन्ग टर्म आपके शेयर को दोस्तों नीचे करते हैं, इसमें कोई राय नहीं है, दो राय नहीं है। Sector rotation, investors might shift their focus from one sector to another based on changing trends and expectations, causing stocks in certain sector to decline। दोस्तों बिल्कुल सीधी सी बात है, इन्वेस्टर क्यों अपना फोकस हटा के दूसरे सेक्टर में ले जाते हैं? मैंने कई बार दोस्तों इस पे बातचीत भी की है। जैसे ऑटो सेक्टर है, 2017 से दोस्तों मंदी में था, तो इन्वेस्टर्स ने वहां पे अपने वेटेज को लो किया हुआ था। आपकी सारी ऑटो की कंपनी करेक्शन में थी, राइट? अब लंबा चला कि नहीं दोस्तों, 5 साल तक हमने ऑटो में मंदी देखी, क्योंकि ग्रोथ नहीं था। जो व्हीकल के डेटा आते थे वो दोस्तों कम होते जा रहे थे दोस्तों, लेकिन इस साल से हमने ऑटो व्हीकल के सेल्स वापस से जबरदस्त बढ़ते देखे, राइट? तो वापस से इन्वेस्टर फोकस आएगा यहाँ पे, राइट? ऐसे कई अलग अलग चेंजेस होते हैं दोस्तों। एक समय था भारत में जब इंडियन की इनकम कम थी, ऐसे कम इनकम के समय पे डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा नहीं होता था। आप एसी कंपनियों के सेल्स बहुत बड़े नहीं देखते थे पहले, पर अब जब इनकम बढ़ रही है एसी के सेल बढ़ेंगे, राइट? अब जब इनकम बढ़ रही है ऐसी कई डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग के सेल बढ़ेंगे। लोग नॉर्मल टाइल्स लगाते थे घरों में, लोग सिरामिक लगाएंगे, लोग
टेक्नोलॉजी का, लोग और कंपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। भले अभी पिछले साल से दोस्तों आईटी सेक्टर बनता है, पर चिंता की बात नहीं है, टेम्पररी एक इफेक्ट है। दोस्तों आने वाले समय में आईटी का स्पेंडिंग बढ़ने ही वाला है। कंपनियां चाहती है वो कम मैन पावर से ज्यादा प्रोडक्टिव बने, राइट। दोस्तों ऐसे सेक्टर जरूर चेंज आएंगे जिसे हमें समझना पड़ेगा, राइट। हम बहुत समय पहले दोस्तों चैनल्स, ब्रॉडकास्टिंग चैनल पे हाईली पॉजिटिव हुआ करते थे। कैसे जी छोटी से बड़ी कंपनी हुई, कैसे सन टीवी छोटी से बड़ी हुई। वो समय था जब हर एक के घर में मल्टीपल चैनल्स हुआ करती थी। लेकिन आज दुनिया ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बदल रही है, तो ब्रॉडकास्टिंग चैनल का धीमे धीमे दबदबा कम हो रहा है। इन्वेस्टर शिफ्ट बढ़ रहा है दोस्तों, इन्वेस्टर इधर से उधर हो रहे हैं। लोग न्यूज़पेपर में एड देते थे, वहां पे इन्वेस्ट करते थे दोस्तों। वो सेगमेंट धीमे धीमे डिजिटल मार्केटिंग की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे सेक्टोरियल रोटेशन आएंगे जिसपे हमें ध्यान रखना है। और उस पे ध्यान रखने का सबसे बड़ा चीज क्या है दोस्तों, अगर हम डिमांडिंग इंडस्ट्री देखेंगे, ग्रोथ चेक करेंगे, तो ये चीज आप पकड़ सकते हो दोस्तों, मुश्किल नहीं है, बराबर। तो हमें जानना है डिकेइंग सेक्टर कौन सा है जिनके धंधे घट रहे हैं। क्या ये टेम्पररी घट रहे कि परमानेंट घट रहे? जैसे पिछले साल फार्मा टेम्पररी डिके हुआ, अब ये परमानेंट डिके तो है नहीं, राइट। पर देखो फार्मा का फॉल हुआ पिछले साल, तो अब अगर फार्मा ग्रो करेगा, वापस से फार्मा की कंपनियां बढ़ेगी, राइट। सो वी शुड अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ डिक्लाइन इन सेक्टर रोटेशन। ओवरऑल दोस्तों मार्केट ट्रेंड भी नेगेटिव रहता है। स्टॉक मार्केट टेंड टू मूव इन साइकिल्स। दोस्तों ऐसी कई अलग अलग साइकिल्स के उल्लेख होते हैं फंडामेंटल्स में। और यस, फंडामेंटल्स में इंडस्ट्रीज की साइकिल्स होती है, इसीलिए आप टेक्निकली भी साइकिल्स देखते हो। दोस्तों कैसी साइकिल्स होती है? एक होती है दोस्तों इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल। दोस्तों इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होता है, जबरदस्त एक्सपांशन होता है, तो एक्सपांशन की साइकिल होती है। कंपनी अपने एक्सपांड करती है अपने बिजनेस को, दोस्तों माल बिकता रहता है। दोस्तों उसकी भी एक साइकिल रहती है। दोस्तों कुछ समय के बाद 7 to 8 ईयर के बाद होता है कि भाई उनकी डिमांड थोड़ी कम हो जाए, जिससे एक्सपांशन साइकिल म्यूट हो जाए। दोस्तों जब वापस से डिमांड आएगी, वापस से एक्सपांशन साइकिल में आते हैं। एनपीएस की साइकिल होती है। जब इकोनॉमिक बूम होता है दोस्तों, बैंक्स जबरदस्त एडवांसेस देती है, राइट। एडवांसेस उनके बढ़ते हैं, उनकी इनकम बढ़ती है। एनपीए पहले उनकी कम रहती है, पर जैसे ही दोस्तों बिजनेस साइकिल्स टर्न अराउंड होता है, बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल होता है, वो समय पे दोस्तों बैंक्स की एनपीए बढ़ती है, क्योंकि जिनको उन्होंने लोन दी हुई है उनको बिजनेस करना मुश्किल होता है। तो एनपीएस की साइकिल्स होती है, वैल्यूएशंस की साइकिल्स होती है। दोस्तों आपकी कंपनी के, आपके सेक्टर के, आपके इंडेक्स बहुत लंबे समय तक एक लो साइकिल में रहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का भरोसा नहीं होता, उनको लगता है बाजार नहीं चलेगा। तो लंबा समय एक नेगेटिव लो वैल्यूएशन की साइकिल रही। और लो वैल्यूएशन पे जब शेयर मार्केट इंडेक्स होता है वो दौड़ता नहीं है, वो लंबे समय तक लो रहता है। जैसे ग्रोथ दिखता है मार्केट सेंटीमेंट सुधरता है, इंटरेस्ट रेट घटते हैं मार्केट सेंटीमेंट सुधरता है, कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ता है मार्केट सेंटीमेंट बढ़ता है, तो इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं बाजार पे, जिससे वापस वैल्यूएशन बढ़ने लगते हैं। अब वापस मैं बता दूं दोस्तों, वैल्यूएशन बढ़ने से बाजार नहीं गिरेंगे, पर वैल्यूएशन लंबे समय तक बढ़े हुए रहते हैं। और जैसे ही वो बिजनेस साइकिल नेगेटिव होती है, डिमांड वाली जो मैंने आपको पहले बताई, डिमांड थोड़ी कम हुई, बिजनेस करना मुश्किल हुआ, अरे बाप, कंपनियों के प्रॉफिट कम होने लगे। अब प्रॉफिट कम है, वैल्यूएशन हाई, ये थोड़ी ना चलेगा, बाजार को गिरना है। दोस्तों जब लो वैल्यूएशन होते हैं और लो प्रॉफिट होते हैं, बाजार नहीं चलता है। लो वैल्यूएशन होते, प्रॉफिट उतरते, बाजार दौड़ता है लंबे समय तक। इसका विपरीत उल्टा, हाई वैल्यूएशन होते, हाई ग्रोथ होता है, बाजार नहीं। हाई वैल्यूएशन होते हैं पर प्रॉफिट ग्रोथ लो हो जाता है, बाजार गिरता है और लंबे समय तक गिरता है, राइट। सो आफ्टर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ ग्रोथ, मार्केट करेक्शन और बेयर मार्केट कैन लीड टू जनरल डिक्लाइन इन स्टॉक प्राइसेस। कितने समय तक डिक्लाइन रहेगा दोस्तों? जब तक ये आपकी डिक्लाइन वाली साइकिल चलती जा रही है। तो ध्यान देने का दोस्तों ग्रोथ पे, राइट।
So remember, the stock market movements are influenced by a complex interplay of various factors. कोई एक साइकिल नहीं है, कोई एक इन्फ्लुएंस नहीं है, जहां पे मल्टीपल इन्फ्लुएंस होते हैं. And it's often a combination of these factors that lead to changes in stock prices. It's essential to conduct thorough research and stay informed about both the specific companies you are interested in and the broader market condition. Right? लेकिन अब ये सब प्रॉब्लम आएंगे तो मैं कमाऊंगा कैसे यार? ये तो पीयूष भाई आपने चिंता में डाल दिया. अब एक चीज सुधरेगी, दूसरी बिगड़ी तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है. होता क्या है दोस्तों? आपने वो वॉल्केनो देखा होगा. एक बार वॉल्केनो शुरू होता है, वो हर एक चीज को उखाड़ के फेंक. इसी प्रकार के वॉल्केनो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दोस्तों. नेगेटिव वॉल्केनो जब इरप्ट होता है, तब वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाता है, ना महंगाई भी बढ़ाता है, ना कंज्यूमर डिमांड घटाता है, ना सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर देता है, ना कंपनियों के प्रॉफिट तोड़ता है. ये पूरी नेगेटिव साइकिल है. वैसे ही दोस्तों वॉल्केनो पॉजिटिव आता है, आपके शेयर को किधर से किधर जाके फेंकेगा समझ में नहीं आएगा. कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होंगे, ऐसे शेयर दौड़ते और लोग रह जाते नीचे ही. बोलते मैं तो माल ले ही नहीं पाया. राइट? ऐसे में कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे साथ ये ना हो. जो साइकिल को आनी है आए, नेगेटिव पॉजिटिव कमाई होगी. तो ऐसा कैसे करेंगे? देखे, चलो एक उदाहरण मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए. ये निफ्टी है दोस्तों. निफ्टी आप देख रहे हो दोस्तों, 1000 से लेके 17,000 का मैंने ये पिछले साल का दिया है. 1000 से 17,000 दोस्तों हमने निफ्टी की जो रैली देखी. राइट? हाल मैंने यहाँ पे, ये साल क्लोजिंग नहीं हुआ है तो मैंने यहाँ पे आपका 19,000 वाला हाई भी नहीं डाला, 19,200 वाला. 17,000 तक लो दोस्तों. 1000 से 17,000 आया. आपने इसमें कितने सारे फॉल देखे? देखे कि नहीं दोस्तों? नेगेटिव जब ट्रेंड रहता है, कुछ समय नेगेटिव रहता है, पर जब पॉजिटिव रहता है तो कंटिन्यू पॉजिटिव रहता है कुछ समय. तो ये साइकिल्स नेगेटिव पॉजिटिव की आती जाएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कितने भी फॉल आने दो दोस्तों बाजार में, आपका पैसा बढ़ने वाला. राइट? कैसे? मैं क्या करूं कि मैं ये सब मोह माया में पड़ू नहीं और मैं इसमें फंसू नहीं. मैंने देखा है लोगों ने फॉल में माल बेचा है और फिर वो वहीं के वहीं उनकी गाड़ी अटकी हुई है. फिर दोस्तों पूरी रैली होती है, उनके पास माल नहीं होता. दोस्तों ऐसे चक्रव्यूह में नहीं पड़े. कितनी साइकिल्स नेगेटिव देखी, बाजार बढ़ा कि नहीं बढ़ा. ऐसे ही आने वाले समय में होगा. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये खाली 1000 से 17,000 हुआ तो चलो मुझे मजा आ गई, मेरे शेयर के भाव बढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों. मुझे तो ये मंदी में भी कमाना है. हाँ, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि बाजार गिरे पर फिर भी मेरे तो पैसे बढ़ते जाए. ये कैसे हो सकता है? और पीयूष भाई नई स्ट्रेटेजी लाएगा? कोई नई स्ट्रेटेजी नहीं है दोस्तों. और नई नई स्ट्रेटेजी काम नहीं लगती है दोस्तों. हमें हमारे माइंडसेट को प्रिपेयर करना है. स्ट्रेटेजी वही है. आप माइंडसेट समझो. जब बाजार गिरा हुआ था तब आपकी अर्निंग नहीं थी क्या? मैं बताता हूं कैसे आपकी अर्निंग थी दोस्तों. यह है निफ्टी. मान लो निफ्टी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है 1998 में. यहां पे जो 1000 रुपए का आपका निफ्टी, आपने पैसा लगाया, कितना समय तक आपका पैसा तो बढ़ा ही नहीं. आप बोलोगे पीयूष भाई यार 5-5 साल बीतते शेयर बढ़ते नहीं है, ये मेरा बाजार बढ़ता नहीं है, मेरे को क्या मिला है, ये तो कोई काम का नहीं. फिर ये अचानक बढ़ गया. अब ये सब थोड़ी ना ट्रैक हो दोस्तों. मेन चीज क्या है, ये आप कोई सट्टे में पैसा नहीं लगा रहे हो दोस्तों, आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, इतना समझो. और बिजनेस धंधा करते हैं, इसीलिए बिजनेस प्रॉफिट करते हैं. और ये प्रॉफिट में से आपके पास पैसा बढ़ता है, ये भूलना नहीं है आप. बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? डिविडेंड के रूप में. हालांकि शुरुआत में डिविडेंड बड़ा कम दिखता है दोस्तों. जब बाजार नहीं चल रहा था, आपको कंटिन्यू 5 साल तक उतने की उतना डिविडेंड मिला. सोचो 1.9% अच्छा है. क्या करने का 1.9% को यार? लाख रुपए पे 2,000 का डिविडेंड तो मैं देखूं भी नहीं. बिल्कुल सही बात है आपकी. और 2,000 का डिविडेंड बढ़ा ही नहीं यार 5 साल. वेरी बैड. यही समय पे यार मैंने एफडी में डाला होता तो ये टाइम तो 9-10% एफडी के रेट थे. मेरे को तो सीधा 9-10 हजार रुपया तो यूं ही सालाना मिलता.
और शेयर बाजार में डाल के मेरे को तो बहुत पछता हुआ। एक तो यार डिविडेंड तो कुछ गिनने का ही नहीं, इतना तो मैं यूं ही खर्चा कर देता हूं, कुछ नहीं मिला और भाव भी नहीं बढ़े। वेरी बैड दोस्तों। लेकिन समझो, बिजनेसेस में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और बिजनेसेस डायनेमिक होते हैं। आपने देखा इंडिया की इकोनॉमी बड़ी, धंधे बड़े, प्रॉफिट बढ़े। दोस्तों कुछ समय बाद ये जो पैसा नहीं बढ़ने की साइकिल थी, बढ़ने की साइकिल आई। सीधा आपको जो 2% डिविडेंड मिलता था एक ही साइकिल में, किधर पहुंचा? 6% तक आपका पहुंच गया दोस्तों, 6%। तो 1.5% आपको कुछ समय मिला, पर ये हर साल मिला। ऐसा नहीं है बाजार चला नहीं तो मैं रोता रहा, मेरे को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो भाई हर साल पैसा मिल रहा है, ऐसा कैसे कह सकते हो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है? यही जैसे एक साइकिल आई नहीं, कुछ साल बीते नहीं, तो आपकी 3 गुना डिविडेंड की इनकम हो गई। माइंड ब्लोइंग। अब वापस से 3-4 साल, यार मेरी तो डिविडेंड बढ़ी ही नहीं। अब दोस्तों ये पूरी साइकिल कितने साल की है? खाली 10 साल की। पर 10 साल में मेरा डिविडेंड 3 गुना तो हुआ कि नहीं? दोस्तों 6% अगर मेरे को साल का डिविडेंड मिलता है, मैं इसे चलो बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, मैं इसको बुरा नहीं बोलूंगा। बाजार गिरे की चले, ये 3-4 साल बाजार नहीं चला, पर मेरे बैंक में पैसा क्रेडिट होता गया कि नहीं? और वो भी 6% अगर मेरे को मिल रहा है, ये बुरा नहीं है दोस्तों। पर कंटिन्यू 4-5 साल ना शेयर चले ना डिविडेंड बढ़ा, तो बुरा लगता है लोगों को, है ना? ये मंदी का टाइम है, शेयर नहीं बढ़ रहे थे। जैसे आपके शेयर बढ़े, आपने देखा आपकी वापस से डिविडेंड यील्ड बढ़ गई। हाँ, ये तो 3 गुना नहीं, कब कहां पहुंच गई दोस्तों? 9%। हाँ, अब आपको साल के 9% मिलने लगे, वापस से कुछ समय नहीं बढ़े। दोस्तों ये समय तक मैं समझ गया कि मैं इसकी माया जाल में पड़ूंगा नहीं, मजा आएगा। मेरे को जो पैसा हर साल मिल रहा है, ये बढ़ता जा रहा है यार। और कुछ कंपनियां ऐसी मेरे पास थी दोस्तों, जो जितना इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा डिविडेंड देने लगी, बिकॉज दोस कंपनी वर मोर ग्रोइंग। पर चलो ओवरऑल पोर्टफोलियो देखो, 9% दोस्तों बुरा है क्या? हर साल आपके बैंक में आ रहा है। और मैं भाव की तो बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे दोस्तों। यही 1000 वाला इंडेक्स यहाँ पे करीबन 7-1000 तो हुआ था, 7 गुने आपके पैसे बढ़े। पर इसको भूल जाओ दोस्तों, ये मृग है। आपने देखा होगा वो मृग जो आपको डेजर्ट में दिखता है, रण में, जहां पे दूर आपको पानी दिखता है और इन्वेस्टर पानी पीने को दौड़ता है, वहां जाके पता चलता है पानी तो है नहीं भैया इधर, तो धोखा हो गया। फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, वो थक जाता है। यही दोस्तों मृग तृष्णा शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की है दोस्तों। अलग अलग चीजों के पीछे दौड़ेंगे, उनको 5 महीने पैसे मिलेंगे, खुश हो जाएंगे और वो सोचेंगे ये 5 महीना ही जैसा बाजार है वैसा होता है। वो 2 साल कमाते हैं, उनको लगता है ये 2 साल जैसा हुआ वैसा आने वाले समय में होगा। जबकि मार्केट इज डायनेमिक, मार्केट कुछ और पलटी लेके आता है, फिर नई स्ट्रेटेजी। दोस्तों भाव के पीछे भागेंगे। अगर मैं कोई भी ऐसे एसेट में इन्वेस्ट कर रहा हूं जहां पे मैं भाव देख रहा हूं, दोस्तों वो मेरी परमानेंट इनकम नहीं है। परमानेंट इनकम ये जो मैं पा रहा हूं ना आज मेरे बैंक में जो आ रही है, दैट इज माय परमानेंट इनकम। यू कैन सी टुडे, ये समय मुझे वैल्यू नहीं थी, 2% डिविडेंड आता था, दो भी पूरा नहीं। कोई इन्वेस्टमेंट पे आज मेरे को 20% डिविडेंड आने लगा। हर साल बाजार गिरा कि चला यार, मेरे को क्या लेना देना था, इसने हर साल मुझे अर्निंग दी। सिमिलर वे दोस्तों आने वाले 20 साल भी अर्निंग हर साल मेरे बैंक में आने वाली है। और जैसे 2 से 20 हुई है, ये 20 से 200% होने वाली है। ये दोस्तों वो सच है बाजार का जो लोग नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सच पे अगर आप लोग आ गए तो उनके टर्नओवर गिरेंगे और आप उनको टर्नओवर नहीं दे पाओगे दोस्तों। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो टर्नओवर के कारण चलती है दोस्तों। दोस्तों खुद के बिजनेस, खुद की अर्निंग पे ध्यान दो। ये वो चीज है जो आपको रोज हर साल पैसा देती है दोस्तों। ये तो मैंने खाली डिविडेंड बताया जो कम नहीं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद व्हाट डिविडेंड्स नाउ आई एम गेटिंग फ्रॉम माय प्रीवियस इन्वेस्टमेंट, राइट? एंड दैट आल्सो मेरे को कंसिस्टेंट मिला है, मिलता रहेगा जब तक इंडिया में लोग ना आएंगे, जब तक इंडिया में लोग घूमेंगे, पैसा रखेंगे बैंक में, अपनी बैंक में पैसा आएगा। दोस्तों कुछ ऐसा क्रिएट करो। दोस्तों अगर मैं फिक्स सिक्योरिटी में खाली पैसा लगाता हूं दोस्तों, ये पूरा एसेट नहीं है, पूरा नहीं है। लेकिन लेकिन ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिया क्या इसने मेरे को हर साल, देखो मैं दोनों जगह इन्वेस्ट करने का हमेशा रिकमेंड करता हूँ।
मैंने यहाँ पे पैसा जो लगाया, मुझे हर साल 7,000 रुपया मिला, एवरी ईयर। एक बार पैसा लगाया, मुझे हर साल 7,000 रुपया मिलता गया। यस, फिक्स सिक्योरिटी इज गुड, पर ये एक ऐसी एसेट थी दोस्तों, शेयर बाजार, इक्विटी। मैंने एक बार पैसा लगाया, सिंगल टाइम, मेरे को हर साल पैसा मिलता गया, और आज बढ़ते बढ़ते साल का 22,000 हो गया। ये मेरे को पता है ये कुछ समय में लाख होने वाला है हर साल का। क्यों? क्योंकि मेरे इंडिया की कंपनियां बड़ी बनती जा रही है। दोस्तों, कितना बड़ा डिफरेंस हो गया मेरी एनुअल अर्निंग में। दोस्तों, यही चीज मुझे रिटायरमेंट में जबरदस्त काम लग सकती है कि नहीं? अब यहाँ पे तो मैंने कोई भाव की बात ही नहीं की आपको। तो क्या मंदी, क्या तेजी, क्या साइकिल, अरे शेयर गिर रहे चल रहे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे एनुअल एक फिक्स इनकम मेरे बैंक में आ रही है कि नहीं आ रही दोस्तों? ये चीज को समझे। दोस्तों, मुझे बाजार ने क्या दिया? दोस्तों, एनुअल इनकम दी। चलो, फिक्स सिक्योरिटी नहीं भी दी इसने, फिक्स सिक्योरिटी से 3 गुनी जगह पे आज हम आ गए। एनुअल अर्निंग में तो एनुअल अर्निंग मस्त मिलती जा रही है, साथ में फिक्स सिक्योरिटी में जो लाख था अभी भी लाख है। भगवान न करे कहीं अगर कोई इमरजेंसी आई, मुझे ये पैसे की जरूरत पड़ी, तो ये तो निकल गया। यहाँ पे वो लाख की वैल्यू 17 लाख है दोस्तों। कोई अगर मेरे को इमरजेंसी आई, इसमें से मैं पार्टली पेमेंट यूज करूंगा तो भी तो मेरी एसेट बची रहेगी। Very extremely huge difference you can see over the period of time despite any cycles of bearish। चिंता नहीं करने की ये सब चीजों की दोस्तों। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप इस साइकिल पे चल रहे हो दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूं, पैसा डाल रहे हो समझो पहले एसेट, या बिजनेस में पैसा लगा रहे हो दोस्तों। बिजनेस आपको एनुअल इनकम देती है, इसलिए आपके पास डिविडेंड आता है साल का, वैल्यूएशंस बढ़ते हैं, क्योंकि बिजनेसेस खुद इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों, खुद अपनी एसेट बढ़ाते रहते हैं जो आपकी वैल्यूएशंस को बढ़ाते हैं। तो बिजनेस यानी शेयर बाजार, जहां पे मेरे को दोनों इनकम होती है, एनुअल इनकम एंड माय वैल्यूएशंस। पर ज्यादातर जो सट्टे के लोग होते हैं, जिनका ध्यान हमेशा भाव पे होता है, वो खाली देखते हैं मेरे लाख का कितना हो गया, 50,000 हुआ, मर गया मैं, 1.5 लाख हुआ, लॉटरी लग गई। ये सब टेम्पररी है। ये डेजर्ट का वो मृत कृष्णा है दोस्तों, जो सिर्फ दौड़ाएगा आप। इस पे ध्यान दो, लेकिन कम। फिक्स सिक्योरिटीज क्या देती है दोस्तों? या तो एनुअल इनकम देती है, वैल्यूएशन देती है, दोनों नहीं देती आप। प्रॉपर्टीज क्या देती है दोस्तों? मुझे एनुअल रेंट देती है, साथ में मेरे वैल्यूएशन भी बढ़ते हैं, राइट? तो इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, पर यहाँ पे एक सफिशियंट पैसा चाहिए, राइट? सेल्फ यूज में भी काम लगता है हम, राइट? पर हम सेल्फ यूज करेंगे तो रेंट नहीं आएगा, रेंट आएगा सेल्फ यूज नहीं आएगा। इट्स ऑल राइट, गुड इन्वेस्टमेंट। मेटल क्या देता है दोस्तों? वैल्यूएशन बढ़ा के देता है, यहाँ पे फिक्स इनकम नहीं होती। ठीक है, इंडिया में जो गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है गोल्ड इन्वेस्टमेंट की, उसमें पैसा लगाने से हमको एक फिक्स इनकम भी कुछ आती है, राइट? और दोस्तों, सेल्फ यूज में काम लगता है, राइट? तो इन्वेस्टमेंट करो, उसके नेगेटिव पॉइंट समझो, पॉजिटिव पॉइंट समझो, फिर टेंशन ना लो यार, आपको पता है आपने किधर पैसा डाला है। दोस्तों, कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट में, एसेट में इन्वेस्ट करो। आप रिटायर हो गए दोस्तों, अर्ली रिटायरमेंट ले ली, अच्छे वैकेशंस, वो ड्रीम जो हमें पाने थे, जो फिक्स सिक्योरिटीज से नहीं पा सकते थे दोस्तों। एक कंसिस्टेंट डिविडेंड अर्निंग, जिसको आप बच्चा मान रहे हो, बहुत बड़ा वो बच्चा हो जाएगा दोस्तों, जो जिंदगी भर इनकम देता जाएगा, वैल्यूएशन बढ़ते जाएंगे दोस्तों। सट्टेबाजी पे ध्यान न दे, असेट क्रिएशन पे ध्यान दे। थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट लर्निंग स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग मेरी ओर से दोस्तों। जय हिंद टू एवरीबॉडी।